नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे केमद्रुम दोष के बारे में। केमद्रुम दोष कब हमारी कुंडली में बनता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और कितना यह प्रभावशाली होता है। अर्थात कुंडली में यदि केमद्रुम दोष बन रहा है तो उसका कितना % रिजल्ट आपके जीवन में नेगेटिव प्राप्त होगा, वह पूरी तरीके से विश्लेषण होने के बाद ही पता लग सकता है। तो वह मैं आपको बताऊंगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिए दोस्तों। और यदि कुंडली में केमद्रुम दोष बन रहा है तो उसके भंग होने के क्या क्या नियम होते हैं। अर्थात कुंडली में केमद्रुम दोष आपको दिख गया सीधा सीधा कि बना हुआ है, लेकिन उसके भंग होने के भी कुछ नियम होते हैं। तो यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं बताऊंगी कि क्या क्या उपाय करें यदि आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष बन रहा है। हमारे जीवन में कोई भी परेशानी हो तो उससे हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए दोस्तों। हर परेशानी का हल अवश्य होता है दोस्तों। तो केमद्रुम दोष हमारी कुंडली में कब बनता है, कब यह बनता है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। केमद्रुम दोष यदि चंद्रमा कुंडली में हमारे किसी भी भाव में स्थित है, उसके अगले भाव और पिछले भाव अर्थात उसके 12वें भाव और उसके प्रथम भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं हो और उसके साथ किसी भी ग्रह की युति भी नहीं हो, तो यह दोष का निर्माण होता है। राहु केतु इसमें मान्य नहीं होते हैं। यदि यहाँ पर राहु स्थित है या यहाँ पर कोई राहु स्थित है या यहाँ पर केतु स्थित है या यहाँ पर केतु स्थित है तो उसका मान्य नहीं माना जाता है। कोई भी ग्रह यदि इसके अगले भाव और पिछले भाव में चंद्रमा के नहीं हो तो केमद्रुम दोष माना जाता है हमारी कुंडली में। यानी कि चंद्रमा जब अकेला हो जाता है कुंडली में, कोई भी शुभ ग्रहों की दृष्टि भी उस पर नहीं पड़ रही है, तो भी यह दोष माना जाता है। अब इसके सिंपल से लक्षण क्या क्या होते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो चंद्रमा जब अकेला हो जाता है अर्थात कुंडली में उसके ग्रहों के साथ किसी भी ग्रह की युति नहीं होती है, कोई भी शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, वह अकेला हो जाता है, तो सबसे पहले जातक अपने आप को भी अकेलापन महसूस करता है। इसका सबसे बड़ा सिम्टम, इसका सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि जातक अपने आप को अकेला महसूस करता है, वह अंतर्मुखी होता है अर्थात अपने मन ही मन में वह बहुत अधिक विचार करता है और निर्णय लेने में उसमें कमी होती है। अर्थात कोई भी कार्य वह जल्दी से निर्णय नहीं ले पाता है, त्वरित निर्णय जिसको हम कहते हैं वह नहीं ले पाता है। दूसरों के भरोसे वह बहुत अधिक हो जाता है, दूसरों पर निर्भर हो जाता है, दूसरों की सलाह से ही वह कार्य अपने जीवन में करता है। अर्थात मानसिक परेशानी उसको बहुत अधिक रहती है। अब जीवन में उसके उतार चढ़ाव इस चंद्रमा इस केमद्रुम दोष के कारण जीवन में उसे उतार चढ़ाव का सामना बहुत अधिक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वह त्वरित निर्णय नहीं ले पाएगा तो या तो वह जॉब करता हो या बिजनेस करता हो तो उसमें उसको हानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे उसे धन संबंधित परेशानी जीवन में लगी रहती है। वह धोखे का शिकार भी अधिकतर हो जाता है, क्योंकि निर्णय लेने में जहाँ कमी हुई, जहाँ हमारे गलत निर्णय हमने जीवन में ले लिए, तो किसी भी क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं, हमें यदि हानि होगी तो धन हानि ऑटोमेटिक हमारे जीवन में हो जाएगी। इसलिए सिंपल से इसके यह लक्षण होते हैं। अब यह लक्षण ऐसा नहीं है कि जो जातक केमद्रुम दोष के अंतर्गत जिनकी कुंडली में बन रहे हैं उनको सभी को यह 100% लक्षण होंगे, 100% यह हानियां उनके जीवन में होगी, ऐसा नहीं है। वह कितना प्रभावशाली होगा वह चंद्रमा की स्थिति को डिपेंड करके हम देखते हैं दोस्तों, कितना प्रभावशाली होगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कुंडली में यदि यह दोष का निर्माण हो गया है तो चंद्रमा की सबसे पहले पावर आपको देखना है। यदि चंद्रमा निर्बल है अर्थात वह 0% पावर का है या 25% पावर का है, तो यह दोष के लक्षण जो मैंने बताए हैं, जो हानियां हैं, वह अधिक जातक को होगी दोस्तों। इसी प्रकार से चंद्रमा नीच का नहीं होना चाहिए। यदि नीच राशि में स्थित है अर्थात वृश्चिक
राशि में स्थित है तो यह दोष का निर्माण अधिक होता है। इस दोष की हानियां हमारे जीवन में अधिक हमारे को प्राप्त होती है। चंद्रमा यदि अस्त हो गया है, सूर्य से युति होकर चंद्रमा को यदि अस्त कर दिया है सूर्य ने, तो भी इस दोष का निर्माण हमारी कुंडली में हो जाता है। अगले और पिछले भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, सूर्य स्थित है यहाँ पर और सूर्य ने चंद्रमा को अस्त कर दिया है, तो भी इस दोष के जैसे ही लक्षण हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है, क्योंकि मन हमारा बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक परेशानी होने लग जाती है। तो सेम टू सेम केमद्रुम दोष जैसे ही लक्षण होते हैं दोस्तों। इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखें कि चंद्रमा यदि अस्त हो रहा है, सूर्य के साथ युति भी हो रही है, तो भी केमद्रुम दोष जैसे ही लक्षण आपको जातक के जीवन में प्राप्त होंगे। और उसके अलावा आप देखिए, यदि वह लग्न का स्वामी तो नहीं है, अर्थात लग्न का स्वामी अर्थात कर्क राशि में ही चंद्रमा लग्न का स्वामी होता है और उसका प्लेसमेंट आपको देखना है। यदि वह 6th हाउस में स्थित हो गया है, लग्न स्वयं कमजोर हो गया है, तो यह जातक के लक्षण बहुत अधिक हावी होंगे उसके जीवन में। उसे अकेलापन बहुत अधिक महसूस होगा, धन हानि भी होगी और वह रोग का शिकार भी होगा, क्योंकि 6ठा हाउस हम जानते हैं रोग से संबंधित भी माना जाता है। 8वें हाउस में भी यदि यह चंद्रमा स्थित है या 12वें भी हाउस स्थित है लग्न का स्वामी होकर ही और केमद्रुम दोष भी बन रहा है, उसके साथ साथ तो जातक के जीवन में अधिक परेशानी होगी। तो ये कुछ पॉइंट है, उसको माइंड में रखते हुए आपको विश्लेषण करना है। अब जातक का जन्म यदि पूर्णिमा के आसपास हुआ है तो चंद्रमा में बल होता है, इसलिए उस समय यदि केमद्रुम दोष बन रहा है, लेकिन जातक का जन्म पूर्णिमा के आसपास है तो केमद्रुम दोष के लक्षण जो होते हैं, हानियां जो होती है, वह जातक को कम होगी। इसी प्रकार से अमावस्या के आसपास यदि जातक का जन्म है और केमद्रुम दोष बन रहा है तो जातक को अधिक परेशानी होगी केमद्रुम दोष के कारण। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको माइंड में रखते हुए आपको विश्लेषण करना है कि जातक के जीवन में कितने परसेंटेज केमद्रुम दोष से हानियां उसको प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धन हानि होगी या बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी होगी, वह सब कुछ चंद्रमा की स्थिति पर डिपेंड करेगा कि चंद्रमा का प्लेसमेंट कहाँ पर है, चंद्रमा कौन से भाव में केमद्रुम दोष बना रहा है और अन्य अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। चंद्रमा बिल्कुल निर्बली हो गया है, उसमें कोई बल नहीं है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, लग्न का स्वामी भी वह बन गया है, तो बहुत अधिक परेशानी हो जाती है। अब 4th पॉइंट आता है कि दोष भंग होने के क्या क्या नियम होते हैं। अब हमने एक नज़र देख लिया कुंडली में कि चंद्रमा अकेला है, हमने मान लिया कि केमद्रुम दोष बन रहा है, लेकिन कुछ भंग होने के नियम भी होते हैं। वे क्या है कि यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही हो चंद्रमा पर, जैसे सपोज करिए यहाँ पर चंद्रमा स्थित है और गुरु ही यहीं पर है, तो गुरु की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, तो सीधा सीधा गुरु चंद्र की युति यह मानेंगे या दृष्टि संबंध इसे बोलेंगे, तो यह केमद्रुम दोष का भंग हो जाता है। जातक को इतने नेगेटिव रिजल्ट जातक को जीवन में नहीं प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि उच्च राशि में स्थित है, यानी कि 2 नंबर कुंडली हमने बनाई यहाँ पर, जैसे वृषभ लग्न की कुंडली है, चंद्रमा यहाँ पर ही स्थित है, इसके अगले भाव और पिछले भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, केमद्रुम दोष बना रहा है, लेकिन चंद्रमा उच्च का हो गया है तो भी यह दोष नहीं माना जाता है, जातक को इतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और कहीं पर भी स्थित हो चंद्रमा, यदि यहाँ पर 2 नंबर स्थित है, कोई सी भी लग्न कुंडली होगी यहाँ 2 नंबर आएगा, तो चंद्रमा यदि यहाँ पर स्थित है, उच्च का हो गया है, तो भी यह दोष का खंडन हो जाता है। यानी कि चंद्रमा की स्थिति जितनी अधिक अच्छी होगी, दोष का हमारे जीवन में उतना ही कम रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि केंद्र में यह दोष बना रहा है तो उसको इतना मान्य नहीं माना जाता है। जातक को बहुत ही कम, यानी कि 1 से 2-3% ही जातक को नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, वह इतना मान्य नहीं होगा। यानी कि चंद्रमा 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में स्थित है, केंद्र में स्थित है, तो यह दोष नहीं माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा केंद्र में स्थित है लेकिन लग्न और अन्य ग्रह बहुत अधिक अशुभ है, कुंडली बहुत अधिक कमजोर है, तो फिर जातक को नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए ऑल ओवर कुंडली का विश्लेषण करके ही आप कोई भी दोष का आकलन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो पूरी कुंडली को माइंड में रख कर ही हम देख कर बताते हैं कि आप जातक को कितना परसेंटेज नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा और कब अधिक नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। जब चंद्रमा की महादशा चले या अंतरदशा चले तो जातक को ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे।
अब चंद्रमा से 8वें भाव में या 6ठे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित है तब भी यह दोष जो है वह भंग हो जाता है। कैसे? चंद्रमा यदि चंद्रमा से 6ठा भाव यदि हम गिने तो सपोज करिए चंद्रमा यहाँ पर स्थित है तो 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ पर कोई अच्छे ग्रह स्थित है, शुभ ग्रह कुंडली में स्थित है और दोष भी बन रहा है तो ये दोष को भंग माना जाता है। यह दोष के जितने भी हानि होती है जातक को नहीं प्राप्त होगी। इस दोष के कारण जातक को कोई परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार से 8वें भाव में भी 6 के बाद 7 और 1 यहाँ पर भी कोई शुभ ग्रह स्थित है तो भी यह दोष भंग हो जाता है। इसी प्रकार से आप गिन कर पता लगा सकते हैं चंद्रमा जहाँ पर भी स्थित हो उससे 8वां भाव या 6ठे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो तो यह दोष जो है वह भंग हो जाता है। इसी प्रकार से शुभ ग्रह यदि कुंडली में मजबूत हो और एक केवल चंद्र के कारण केमद्रुम दोष बन रहा है तो इस दोष के कारण जातक को ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि अन्य शुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण जातक जीवन में तरक्की करेगा और छोटे छोटे उपाय वह करेगा तो यह दोष बिल्कुल भी उसकी कुंडली में कोई मान्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि उपायों के माध्यम से हम जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब उपाय हमें क्या करने चाहिए वह भी हम जान लेते हैं। इस दोष के निवारण के लिए सबसे पहला उपाय यह होता है कि आप शिव भगवान की पूजा जरूर करें, क्योंकि शिव भगवान साक्षात चंद्र का प्रतीक भी मानते हैं। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में कमज़ोर है और यह दोष भी बन रहा है तो शिव भगवान की पूजा करने से यह दोष खंडित हो जाता है। इस दोष से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। शिवलिंग पर आप दूध दही से अभिषेक करें और बेलपत्र फूल इत्यादि चढ़ाएं और शिव भगवान की सच्चे दिल से यदि पूजा प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में इस दोष की से हानियां आपको नहीं प्राप्त होगी। दूसरा उपाय है मंत्र जाप जरूर करें। चंद्रमा का मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः, या फिर शिव भगवान का जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप रोज 108 बार जरूर करें यदि आपकी कुंडली में यह दोष बन रहा है। तीसरा उपाय है कि आप रत्न धारण कर सकते हैं। मोती रत्न आपको कब धारण करना है? जब कुंडली में चंद्रमा आपके अच्छे ग्रह हैं और उनका प्लेसमेंट भी सही है और केमधूम दोष बन रहा है तो आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा नेगेटिव है और केमधूम दोष बन रहा है तो फिर आप रुद्राक्ष धारण करें। दोनों ऑप्शन होते हैं, वे कुंडली को विश्लेषित करके ही बताया जाता है कि आप रत्न पहने या रुद्राक्ष पहने। यदि रुद्राक्ष धारण करते हैं तो 2 मुखी रुद्राक्ष सबसे बेस्ट होता है, वह चंद्र ग्रह का रुद्राक्ष मानते हैं, उससे चंद्र ग्रह बहुत जल्दी मजबूत होता है। चौथा उपाय है दान करें आप। यदि कुंडली में ग्रह योग कारक है, केमद्रुम दोष बन रहा है तो दान नहीं करना है, आप ध्यान से सुनिए। और यदि कुंडली में चंद्रमा नेगेटिव है और केमधूम दोष बन रहा है तो फिर आप दान अवश्य करिए। दान के फलस्वरूप आप सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र, दूध, दही, चावल और मोती का दान भी कर सकते हैं, चांदी का दान भी कर सकते हैं, पानी डोनेट भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से चंद्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करेंगे। यह कुंडली में दोष बन रहा है और चंद्रमा नेगेटिव है, तीनों पॉइंट यदि मिलते हैं तो ही आपको दान करना है, अन्यथा दान नहीं करना है। उसके अलावा आप पूर्णिमा का व्रत भी यदि करेंगे तो भी चंद्र ग्रह बहुत अधिक मजबूत होता है। कुंडली में हमारे दोष भी बन रहा है तो उसका कोई हानि हमारे जीवन में हमें नहीं प्राप्त होती है दोस्तों, क्योंकि कुंडली में यदि चंद्रमा नेगेटिव हो गया है, निर्बल हो गया है और दोष भी बन रहा है तो जातक को बहुत अधिक मानसिक परेशानियों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है, जिससे वह हर कार्य में मन नहीं लगा पाता है और घर में भी वह चिड़चिड़ा स्वभाव का रहता है। इसलिए यदि हमारा मन खुश नहीं है तो कोई भी कार्य हमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए चंद्रमा को कुंडली में मजबूत अवश्य करना चाहिए दोस्तों। इसलिए आप यह इन उपायों को यदि करेंगे, कुंडली में दोष बन रहा है, एक नज़र में आपने देख लिया यह दोष बन रहा है, लेकिन दोष भंग होने के नियम भी आप अवश्य लगाएं और कितना प्रभावशाली है वह भी आप देखें। अगर 0% ही प्रभावशाली है तो फिर कोई आपको इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुंडली में कोई भी दोष बनता है तो उसको निवारण भी होता है। निवारण यदि आपने विधिवत करा, बिल्कुल अच्छे भाव से करा, तो आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट जरूर प्राप्त होते हैं।
क्योंकि जो कुंडली हमारी बन गई वह हमारे कर्मों के द्वारा ही वह कुंडली बनती है, लेकिन उस कुंडली को हम हमारे कर्मों के माध्यम से भी मजबूत कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको पहुँच पाए जल्द से जल्द दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।